हम हल्फन अहद करते हैं अमरीकी जारहियत का मुकाबला करने, अमरीकी जारहियत का मुकाबला करने, नेटो सप्लाई रोकने, नेटो सप्लाई रोकने और मुल्क की सिफात सालमियत का दिफा करने के लिए और मुल्क की सालमियत का दिफा करने के लिए समीउल हक के हज़रत मौलाना समीउल हक हर हुक्म और दिफाई पाकिस्तान कौंसिल के हर फैसले पर लबैक कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द शो है कोई जवाब और मैं हूं आपके साथ नातिया मिर्ज़ा। नाज़रीन दिखाई कुछ यूँ दे रहा है कि जो सियासी बहरान पिछले कई महीनों से हम इस मुल्क में देख रहे थे वो कुछ ख़त्म हो रहा है और यानी इसको यूँ कहा जाए कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत एक और कड़े इम्तिहान से गुजरती हुई मालूम दे रही है। सियासी बहरान ख़त्म हो रहा है लेकिन सियासी मैदान बदस्तूर सजे हुए हैं। ख़ासकर अगर हम पिछले कुछ दिनों की बातें करें तो जितनी मजहबी जमातें हैं सियासी जमातों के साथ साथ वो भी बहुत ज़्यादा सरगर्म दिखाई दे रही हैं। और अगर हम उसको जायज़ा लें और एक ये देखें कि उनका एजेंडा क्या है या उनके जो मंशूर हमारे सामने आ रहे हैं वो क्या हैं, तो मंशूर हमें तकरीबन मिलते जुलते ही दिखाई देते हैं। एक एंटी अमेरिकन कैंपेन चल रही है, एक मजहबी जमातें हैं सामने आ रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ तज्ज़ियाकार इसको एक सवालिया निशान भी करार दे रहे हैं और वो इस सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो मजहबी जमातों का अचानक एक उनकी एक एक्टिविटी हमें देखने में आई है, क्या ये सिर्फ एक एजेंडा है इलेक्शन में हिस्सा लेने का, इलेक्शन को जीतने का या इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने का, या इसके पीछे कोई और मकासद है, या इसके पीछे कोई और एजेंडा है, या इसकी डोरे किसी और के हाथ में है, या इसका मकसद ये है कि अमेरिका पे प्रेशर बिल्ड किया जाए, क्योंकि हमारी तारीख हमें यही बताती है। आज हम इन्हीं की एक्टिविटी पे बात करेंगे कि बेसिकली अगर आप लोगों के तमाम मकासद यही हैं, तमाम एजेंडे यही हैं, मंजिल एक है, तो फिर रास्ते जुदा क्यों हैं? क्योंकि आपस में इत्तेहाद हमें नज़र नहीं आ रहा सिवाय दिफाए पाकिस्तान काउंसिल का। जो हम प्रोग्राम से पहले के शुरू करें और मैं गेस्ट से आपका तारुफ भी कराऊं, हम ये बताएंगे आपको कि जो दिफाए पाकिस्तान काउंसिल की जिस तरह से मैंने बात की, कल उनका भी जलसा हुआ, उस जलसे में जमीयत उलमा इस्लाम भी शामिल थी, जमात इस्लामी भी शामिल थी, जमात दावा भी शामिल थी, दीगर बहुत सारी जमातें शामिल थी, कुछ जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं वो इंडिविजुअल भी उसमें शामिल थे, एजाज़ुल हक शामिल थे, शेख रशीद साहब उसमें शामिल थे, हाफिज़ सईद ने उसमें क्या कहा, यानी JUI फंक्शनल जो है, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे मुनव्वर हसन साहब की भी, ये दोनों इस खिताब के मौके पर क्या कह रहे थे, आइए सुनते हैं। पहले ये नई से नई शर्तें दी जा रही है नेटो की सप्लाई खोलने के लिए, तो फिर सुन लो इंशाअल्लाह ये झंडे भी, डंडे भी, बंदे भी उन रास्तों में होंगे। अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई करारदाद पेश होती है नेटो की सप्लाई बहाल करने के लिए, तो ये मुल्क से गद्दारी के मुतरादिफ होगा और दिफाए पाकिस्तान काउंसिल उसको रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। हम पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, हम पार्लियामेंट के सामने धरना देंगे। नाज़रीन, ये तो थे वो रहनुमा जो कि दिफाए पाकिस्तान काउंसिल से उनका ताल्लुक़ था और इस प्रोग्राम में ये खिताब कर रहे थे। और JUI की मैं बात करूँ, मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने भी अपना एक अलहदा जलसा किया। वो इस जलसे में क्या कहते हुए पाए गए, आइए सुनते हैं। तब्दीलियाँ नाम से नहीं आएंगी, तब्दीलियाँ एक संजीदा सोच के साथ आएंगी और एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान के सिविल इदारों के ऊपर से अपनी कमांड ख़त्म करनी होगी। एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तानी सियासत से दस्तबरदार होना पड़ेगा। नाज़रीन, हर जगह तब्दीली की बात हो रही है और इसके साथ साथ जो नारे हमने सुने, जो मंशूर हमने सुना, उसमें एक एंटी अमेरिकन कैंपेन हमें नज़र आई और यही कहा गया कि जी अब जो हल है इस मसले का वो सिर्फ इस्लामी निज़ाम है और हमें तालिबान की एक तरह से हमायत भी करनी होगी, अपने अफ़गान भाइयों को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जो ऑनरेबल गेस्ट पैनल मौजूद है उनका मैं तारुफ आपसे करा देती हूँ। हमें ज्वाइन करें सेनेटर हाजी अदील साहब, ENP से उनका ताल्लुक़ है, पेशावर से हमें उन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम हाजी अदील साहब। वालेकुम अस्सलाम। फरीद पराचा साहब जो कि जमात इस्लामी से हैं, लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम फरीद पराचा साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। जी वालेकुम अस्सलाम। और इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल झगड़ा साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का सर।
अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया। अच्छा झगड़ा साहब, आप सीनियर भी हैं, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, बल्कि नाज़रीन मैं आपको बताते चलूँ कुछ ही देर में हमें हाफिज़ हुसैन अहमद साहब JUI फ़े के वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, बल्कि हमारे साथ ही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। वालेकुम सलाम। वैसे मौका यही है कि हम इस शुरू करते हैं हाफिज़ हुसैन साहब से। सीनियर भी हैं, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के सीनियर पर्सन हैं, लेकिन हम उनसे बात का आगाज़ करेंगे। हाफिज़ हुसैन साहब, ये जो पिछले दिनों हम एक एक्टिविटी देख रहे हैं जो कि रिलीजियस पार्टी हैं, पॉलिटिकल रिलीजियस पार्टी मुल्क में, वो अचानक हमें बड़ी एक्टिव नज़र आई, बड़ी सरगर्म नज़र आई। उनकी डोर दिफाए पाकिस्तान काउंसिल हमारे सामने है, उनकी डोर कहाँ है? ये अपने अपने एजेंडे पे सामने आ रही हैं या कोई मखसूस एजेंडा है या मकसद सिर्फ एक इलेक्शन कैंपेन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान दिफा कौंसिल के हवाले से जो हमारे रुफ़का या जमातें मैदान में निकली हैं, उन्होंने अपना एक वाज़े एजेंडा और मौक़िफ़ दिया है, और उन्होंने कहा है कि हमारा इस वक्त किसी सियासी हवाले से कोई इकट्ठ नहीं है, न वो इलेक्शन के लिए इकट्ठे हुए हैं, न हुकूमतें तोड़ने के लिए, न इलेक्शन कमीशन के क़याम के लिए, बल्कि उनका मौक़िफ़ ये है कि हम पाकिस्तान के दिफा के हवाले से रोल अदा करना चाहते हैं। यहाँ पर ये बात बिल्कुल हैरान कुन भी नज़र आती है कि आखिर पाकिस्तान के दिफा के लिए मुख्तलिफ़ मज़हबी और सियासी जमातों और शख्सियात को क्यों मैदान में उतरना पड़ा, और उसका बिल्कुल वाज़े तौर पर हमें जवाब ये मिलता है कि एक तरफ हम एटमी सलाहियत के हामिल मुल्क भी हैं, और दूसरी भी ये है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन फ़ौज वो हमारी फ़ौज है, हमारी एजेंसियां सबसे बेहतरीन हैं, हमारा महल वक़ू जो है वो दुनिया के लिए एक अनोखा और मिसाली है। हमारे कबायली इलाके में रहने वाले लोग और पूरे पाकिस्तान में लोग जज्बा जिहाद से शर्मसार होते हैं, और 65 में और उससे पहले लोगों ने हमारी कारकर्दगी देखी है। अच्छा, लेकिन आज हमें ये सूरत हाल का क्यों सामना करना पड़ा? हाफिज़ हुसैन साहब, क्या जो हमारी दिफाई एजेंसीज़ हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो क्या दिफा नहीं कर पा रही? पाकिस्तान का दिफा ख़तरे में है जो ये दिफा काउंसिल को सामने आना पड़ा? देखिए, हम समझते हैं कि एबटाबाद का मामला हमारे सामने आता है, सलाला चेक पोस्ट का मामला हमारे सामने आता है, और उसके बाद अगर आप गुज़िश्ता उन सालों का आप जायज़ा लेंगे जहाँ पर हमारी फ़ौज ने सरेंडर किया और जहाँ पर परवेज़ मुशर्रफ ने एक टेलीफोन पर अपनी पॉलिसी को तब्दील किया, उसका शाखसाना आज हम भुगत रहे हैं। लेकिन जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर GHQ पे हमला होता है और GHQ के अंदर लोग पहुंचते हैं और GHQ के दिफा के लिए भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और अगर कराची में नेवल बेस पे हमारी सूरत हाल तब्दील होती है, वो तो मैं अगर आप उसको दहशतगर्द या किसी के ज़िम्मे लगाएंगे तो यकीनन एक बात मैं अर्ज़ करूँगा कि उससे हट कर जो बात हमारे सामने है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि सलाला चेक पोस्ट पे पाकिस्तान में किसी बल्कि उस अमेरिका ने जिसको हमने दोस्त बनाया है उसने हम पे हमला किया, और उसके बाद एबटाबाद में जो सानिया हुआ था उस एबटाबाद में बाकायदा तौर पर किसी और जगह नहीं बल्कि काकूल के करीब जहाँ पर हमारी सबसे बड़ी मुअस्सर अच्छा, इकबाल ज़फ़र एक सेकंड छावनी है। हाफिज़ साहब एक सेकंड में आती हूँ आपके पास दोबारा। इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, सियासी जमातें नाकाम हो गई हैं, मजहबी जमातों को मैदान में उतरना पड़ रहा है और सबका एक ही एजेंडा है, सियासी जमातों पर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, आपको कसूरवार भी ठहराया जा रहा है, प्लस पाकिस्तान का दिफा भी ख़तरे में। क्या करते रहे फिर इतने अरसे आप लोग? शुक्रिया जी। मैं हाफिज़ साहब ने जो बातें की हैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि जो हालात पिछले चंद साल में गुज़रे हैं वो यकीनन परेशान कुन हैं, और उनका ये कहना कि दिफा पाकिस्तान के लिए अगर सियासी जमातें कुछ नहीं कर सकी तो रिलीजियस जमातों को आना पड़ा, इसमें थोड़ा सा मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता। मैं कहता हूँ कि जहाँ सियासी जमातों को जी हाफिज़ साहब बात जो सवाल था वो आपसे यही था
और उसके जवाब में आपने कहा कि जी सियासी मजहबी जमातों को इसलिए आना पड़ा। हाँ, झगड़ा साहब मेरा सवाल आपसे भी यही है। सियासी जमातें भी हैं। झगड़ा साहब मेरा सवाल आपसे, मेरा भी यही सवाल है। मैं ये कहना चाहता था, हाफिज साहब ने भी खुद कंफर्म कर दिया कि उसमें सियासी जमातें शामिल हैं, और मजहबी जमातों का ये कहना कि नहीं वो सिर्फ दिफा के लिए निकली है, मैं समझता हूँ उसमें भी सियासत का अमल जो है वो यकीनन शामिल, और वो मैं समझता हूँ उस पर भी हमें उनका खैर मकदम करना चाहिए, क्योंकि सियासी जमातें और मजहबी जमातें कोई अलग-अलग नहीं है, उनको पूरा पूरा हक है कि वो सियासत में हिस्सा लें, बल्कि सियासत में जब वो हिस्सा लेंगी। झगड़ा साहब, मैं आपसे अगला सवाल ये जरूर करती कि जब आप इसको खैर मकदम कहते हैं तो फिर आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे हमें नजर क्यों नहीं आते हैं? फजलुर रहमान साहब अलग जलसे जुलूस करते हैं, दिफाए पाकिस्तान काउंसिल अलग जलसे जुलूस करिए, आप भी उन तमाम चीज़ों का खैर मकदम करें, तो फिर आप लोगों में इत्तेहाद नजर क्यों नहीं आता अगर आप लोग सब पाकिस्तान का दिफाई चाहते हैं? हाजी अदील साहब से मैं जरा बात कर लेती हूँ। हाजी अदील साहब, आप बताइएगा क्या सियासत, इसका आपने जो कहा उसका मुझे फिर जवाब देने ठीक है। नहीं, मैं आपके पास आती हूँ, जरा हाजी अदील साहब को शामिल गुफ्तगू कर लूं। जमात का अपना एक, हर एक जमात का अपना एक एजेंडा है, और हर एक जमात जो है दिफाए पाकिस्तान तो इलेक्शन ईयर समझ के सामने आ रही है। जब पाकिस्तान के दिफा की बात आ गई ना झगड़ा साहब, फिर तो सबका यकसा होना चाहिए। ठीक है, मैं जरा आपसे वापस बात करती हूँ, एक सेकंड, जरा हाजी अदील साहब को शामिल गुफ्तगू कर लूं। इस पे सब इत्तेफाक है सबको, लेकिन ये है कि सियासी जमातें अपना अपना प्लेटफॉर्म यूज करके। अच्छा हाजी अदील साहब, आप किस तरह से देखते हैं इन एक्टिविटीज को, क्योंकि जब ये कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल फेलियर है ये पॉलिटिकल पार्टीज का। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो पाकिस्तान की सियासी जमातों को किया मजहबी और सियासी जमातें, तो ये गलत है। सियासी जमातें तो हैं जिसमें तमाम सोच और फिक्र और कीदे के लोग शामिल हैं, मुस्लिम लीग हुई, पीपल पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, कॉमप्रस जमातें, लेकिन ये मजहबी जो जमातें कहलाती हैं ये नीम मजहबी और नीम सियासी हैं। ये 100% मजहबी जमातें नहीं है, ये सियासत भी करती हैं और फिर फिरका वारियत के नाम से इनका अपना अलग ग्रोह है। किसी में देवबंदी लोग शामिल हैं, किसी में बरेलवी हैं, किसी में फिक्का जाफिया से तल्लुक़ रखते हैं, कोई अहले हदीस का ग्रुप है, कोई गरज हर का एक अपनी मस्जिद है, अपना अकीदा है, अपना इमाम है, और ये साथ सियासत भी करते हैं। तो इनको सही तौर पे ये कहना चाहिए कि ये नीम सियासी और नीम मजहबी जमातें हैं, ये 100% मजहबी जमातें नहीं हैं। और बाकी ये बात ये आप कह रहे हैं कि इन्होंने कहा कि दिफाए पाकिस्तान, तो मतलब ये है कि शायद अब इनका सोच फिक्र ये है कि हमारी अफवाज जो है वो पाकिस्तान के दिफा के मामले में कमज़ोर पड़ गई हैं, क्योंकि GHQ पे हमला हुआ है, असामा बिन लादेन को यहाँ से सलाला पे वाकई हमला हुआ, अफसोसनाक वाकया है, कराची के नेवल बेस पे हुए। तो ये खुल के कहें कि जनाब चूंकि हमें फरीद पराचा साहब से ही बात कर लूँ। फरीद पराचा साहब, ये बताएगा कि MMA का एक हम इत्तेहाद देखते थे जो कि MMA के नाम से हमारे सामने आया था, और उसके बाद उसमें दरारें पड़ी और आज तक वो इत्तेहाद आप लोग कायम नहीं कर सके। मैं फिर आपसे वही सवाल करूंगी कि चाहते मकासद सबके यकसा हैं, सब पाकिस्तान का दिफा करने चाहते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि जब आपस में लकड़ियाँ आप लोगों की आपस में बटी हुई हैं तो वो गट्ठा कब बनेगा कि वाकई पाकिस्तान का दिफा होता हमें दिखाई दे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, ये बात तो जैसे कि हाफ़िज़ साहब ने भी कही कि ये तो दिफाए पाकिस्तान एक यकनुकाती एजेंडा है, पाकिस्तान के दिफा के लिए तमाम इकट्ठे हो जाएं। और ये बात मैं रिकॉर्ड के तौर पर आपके इल्म में मिलाना चाहता हूँ और झगड़ा साहब के भी, कि इस मामले को लेकर ये दिफाए पाकिस्तान कौंसिल के लोग मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास भी गए, इमरान खान साहब के पास भी गए, सियासी जमातों के पास भी, इसलिए कि जब मुल्क की सालमियत का मामला होता है ये सवाल नहीं है कि फौज नाकाम हुई है या नहीं है। और खान साहब ने आपके साथ आने से इनकार कर दिया? मियां साहब, खान साहब ने आपके साथ आने से इनकार कर दिया या दिफा पाकिस्तान करने से इनकार कर दिया? मैं ये समझता हूँ कि इसका जवाब वो देंगे, लेकिन मैं जिस बात की तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ वो ये है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिस पर सबको इकट्ठा होना चाहिए। और इसका वक्त वो आया था कि जब अमेरिका की तरफ से अमलन एक जंग मुसल्लत की जा रही थी। जब भी ऐसे हालात होते हैं तो फिर कौम को इकट्ठा होना चाहिए, इसमें सवाल मजहबी और सियासी जमातों का नहीं है। मैं जरा एक ब्रेक लेती हूं। हाजी अदील साहब ने जैसे ये कह दिया,
मैं जरा एक ब्रेक ले लूं फरीद पराचा साहब, एक सेकंड नसीम, एक मुख्तसर सा ब्रेक माजरत के साथ फैसला मैं बस वापस आती हूँ, शुरू करूंगी दोबारा इस प्रोग्राम को। नसीम, जो ये बात की जा रही है कि एक ही प्लेटफॉर्म है, सबको एक जगह जमा होना चाहिए, जब दिफाए पाकिस्तान की जमात है की बात है तो फिर कोई सियासी जमात नहीं, कोई मजहबी जमात नहीं, कोई दीगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, किसी की अपनी इंफरादियत नहीं, सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे जमा होना है। लेकिन इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ये भी है, अगर एक ही चीज़ पे जमा होना है, एक ही प्लेटफॉर्म पे जमा होना है, दिफाए पाकिस्तान की बात करनी है, तो जो मंशूर इस दिफाए पाकिस्तान काउंसिल में पेश किया गया, क्या उस मंशूर से भी तमाम सियासी और मजहबी जमातें मुत्तफिक होंगी? ब्रेक से वापस आएंगे तो ये मंशूर भी आपके सामने रखेंगे और मजीद सवालात भी करेंगे। स्टे विद अस।